नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई मुद्दे हैं और ईरान से जुड़े हुए अधिकांश मसले हैं, उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहीं इस पूरे मामले में फंस तो नहीं गए हैं, क्योंकि जो बयान अभी हाल में आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, जैसे उन्होंने कहा कि हम 20 गुना हमले बढ़ा देंगे अगर जो आपका जलमार्ग है उसको बाधित किया और तेल की सप्लाई को ईरान ने प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि आयतुल्ला अली खamenei की जगह जो उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया है, हम उसे भी निपटा देंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। इसी तरह की धमकी हालांकि इजराइल ने भी दी है। तो भाई आप क्यों मार देंगे और एक के बाद एक अगर लीडरशिप को आप खत्म करेंगे तो बातचीत किससे करेंगे अल्टीमेटली? और क्या है दिमाग में? राष्ट्रपति पुतिन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है, युद्ध के बीच में दोनों के बीच में बातचीत हुई है। इस बीच जो इन्होंने कहा कि खamenei के बेटे को भी, नए सुप्रीम लीडर को भी हम मार देंगे, उस पर रूस का भी बयान आ गया है। चीन ने भी नाराजगी जाहिर की है। और कुछ दूसरे मसले हैं, जरा उन पर भी चर्चा करेंगे। वैसे तो जो स्कूल पर बमबारी हुई थी, हमला हुआ था जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियां मारी गई, उसको लेकर के भी अमेरिका अब कटघरे में है। हालांकि ट्रंप ने उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और ईरान के सिर पर ही चेपने की कोशिश की है कि उसने ही अपने ही स्कूलों पर, अपनी ही बच्चियों पर अटैक करके उनको मार डाला है, क्योंकि ये मानव अधिकार का मामला भी सीधे तौर पर बनता है। तो मेरे साथ जुड़ रही हैं जियोपॉलिटिकल मामलों की आपकी सुपरिचित मंजरी अग्रवाल जी। उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मंजरी जी? जितनी पेचीदगियां, जितना इनको लग रहा था कि वेनेजुएला की तरह, शायद वेनेजुएला की बात इनके दिमाग में भी ना हो, क्योंकि इतना तो ये जानते थे और इजराइल भी जानता था कि अकेले इजराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका को भी बीच में उतरना पड़ा, अपने युद्ध पोत खड़े करने पड़े। एक युद्ध पोत उधर भी भेजना पड़ा, इजराइल के पास भी, वहां भी एक तैनात करना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लंबा खींचने वाला है और अब तो ईरान ने कहा है कि ये हम तय करेंगे कि युद्ध कब तक चलेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। देखिए, सबसे जो जरूरी बात यहाँ पर है, अमेरिका ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर चाह रहा है। अगर खamenei या उसके बेटे ये अनकंडीशनल सरेंडर कर देते तो कोई बात नहीं थी, वो एक्सेप्ट हो जाते, पर वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा और एक तरीके से कहिए ईरान को एक हेडलेस चिकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपके पास होगा ही नहीं कमांड देने वाला, जिसके जिसके कारण आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, तो जीतेंगे कैसे? एक क्योटिक स्थिति होती है अगर 5-6 लोग एक युद्ध को कमांड कर रहे हो, पीछे एक सिंगल कमांडर होता है। अभी भी खamenei के ट्विटर हैंडल एक्टिव है, वहां से ट्वीट आ रहे हैं। उनका जो एक कहा जाता है ना अंतिम संस्कार, जो उनकी भाषा में नमाज़े जनाजा जो भी कहते हो, वो कैंसिल हो गया। हालांकि भारत ने अपने कॉन्डोलेंसेस भेज दिए हैं, लेकिन द थिंग इज कि बॉडी अभी तक कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा। बर्न्ड हो, डीएनए टेस्ट के बाद आ जाए किसी भी तरीके से, बट दैट इज नॉट। अब आ जाते हैं इसराइल के ऊपर। सबको मालूम है इसराइल का बहुत अच्छा कमांड है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका इज इसराइल एंड इसराइल इज अमेरिका, दे आर हैंड इन ग्लव। तो दोनों तरफ आप ये कह लीजिए कि उनका पोस्ट होना जरूरी था।
जो लड़कियों के स्कूल की बात की जा रही है, तो अजरबैजान में जो बॉर्डर के पास है, आज 2 दिन पहले ईरान ने अटैक किया है उसके ऊपर, और वहां पर एक बॉयज स्कूल है, और वहां पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो अगर वो कहते हैं मेरे यहाँ तुमने लड़कियों को अटैक किया है, ये बुरी बात है, तो आपने फिर स्कूल के पास बमबारी क्यों की? ओके, सो द अगर आप खबरों पे जाए तो इट नलिफाइज कि आप अपने लिए एम्पैथेटिक हैं, दूसरों के लिए सिंपैथी नहीं है, दैट इज रॉन्ग। अब ये लंबी चलेगी, ये कह रहे हैं, क्योंकि ईरान 2-3 कॉल दे चुका है कि अब वहां पर आतंकवादी हमले होंगे। वो लून वुल्फ अटैक और इस तरीके की चीजों की वो एक वार्निंग दे चुका, बल्कि 3 वार्निंग दे चुका है। ये कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत स्ट्रैटेजिकली देखिए, ईरान अमेरिका के जो बीच की दुश्मनी है, या ये कह लीजिए स्कफल है, वो आज की नहीं है, काफी पुरानी है। तो ईरान में अगर अमेरिका और मोसाद ने अपने एजेंट्स प्लान किए, तो ईरान ने भी अपने एजेंट्स अमेरिका में और यूएस यूरोप में प्लान किए हुए हैं। तो वो एक्टिवेट हो सकते हैं, और वहां पर काफी चीजें खतरनाक हो सकती है। अभी आप जैसे देखते हैं कि स्कूल पे कभी कभी अटैक हो जाता है अमेरिका में, तो दे आर क्वाइट सेंसिटिव अबाउट इट। तो वो लैंड अभी तक दूसरों के हाथ चीजें प्लान करती रही है, कभी अमेरिकन लैंड ने एक बड़े स्केल का आतंकवादी हमला देखा नहीं। अगर ईरान अपने एजेंट्स के थ्रू वो लाने में सफल हो सकता हो, इसकी सफलता का कारण क्या है? एक हिजबुल्लाह है जिसको इन्होंने लेबनान में तैयार कर लिया, एक हूती है जिसको इन्होंने यमन में तैयार कर लिया, और हमास की प्रेजेंस तो पिछले साल फरवरी में आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान तक देखी थी। तो ईरान इस चीज में प्रॉक्सीज को कलेक्ट करके एक फाइटिंग फोर्स बनाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है पास में। आगे ये कर सकता है, इसीलिए ईरान इस चीज को कह रहा है कि इस वॉर का एंड अमेरिका नहीं, हम डिसाइड करेंगे। एंड समवेयर इन द बैकड्रॉप वो जो फाइटिंग फोर्स है उसके लिए एक लीडर है। और देखिए, आप सिंपल कोर्ट में भी आप अगर डेथ सर्टिफिकेट लेने जाए ना, तो कहते हैं प्रोड्यूस द बॉडी, एंड अभी तक वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो सारी चीजें अब तो सब टीवी वाले सब लोग इस चीज को कह रहे हैं कि वेयर इज खमेनीज बॉडी। एंड अगर अमेरिकन इस चीज को अचीव कर ले गए होते, तो उन्होंने ट्रॉफी की तरह दिखाई होती कि दिस इज हाउ। जैसे उन्होंने सद्दाम का कैप्चर दिखाया, इट वाज लाइव टेलीकास्टेड ना। अभी मादुरो को ले गए, इट वाज टेलीकास्टेड, दे वर शोइंग इट ऑफ एज अ विक्ट्री। तो खमेनी की डेथ अगर आपने अचीव कर लिया, जो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग टारगेट था, then they would have shown the body, however burnt it was. So ये सारी चीजें हो करके अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर आ गया है कि इंडियन शिप्स ठीक है पास हो रहे हैं, बट बाकियों का भी हो जाए, और इस बहाने पूरा मिडिल ईस्ट चल रहा है। अब रशिया और चाइना इसमें कैसे आते हैं? देखिए, कुछ भी कह लीजिए, दिस इज अ वॉर ऑन एशिया। ईरान अगर जाता है तो भारत का एक ट्रेड रूट है रशिया के साथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, वो है आईएनएसटीसी, वो अफेक्ट होता है। और ये बहुत छोटा रास्ता था जिससे हम कर सकते हैं। कैस्पियन सी जो है उसमें नेचुरली रशिया की नेवी है। तो अगर आप देखिए, अरेबियन सी में अमेरिकन नेवी है, और ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी में रशियन नेवी है। रशियन काफी हद तक ईरानियंस को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक नया आप अगर देखिए, यूक्रेन वॉर के बहाने आप रशिया के वेस्ट में है, सीरिया आपने अभी अलशरा के थ्रू ले लिया, आप उनके साउथ वेस्ट में आ गए। अब ईरान आते आते आप रशिया के साउथ में आ जाएंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी आपका है, अलास्का आप रशिया के ईस्ट में है, तो आप संभव, और जो आर्कटिक सर्कल है वो आप रशिया के नॉर्थ में, तो आप कहीं ना कहीं रशिया को सर्कल कर रहे हैं, और रशिया इस चीज को लेकर के सेंसिटिव होगा ही होगा। फिर जो डीप स्टेट है उसने सारे कॉन्टिनेंट्स जीत लिए हैं, केवल एशिया बाकी है। अब आपकी आर्मी और तरह तरह के बेसिस इसमें हैं ही। तो सवाल ये उठता है कि अब आप उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, रीआर्म कर दें, री इक्विप कर दें, कितना बढ़ेंगे भाई? केवल 3-4 देश बचेंगे केवल, जिसके कारण रशिया और चाइना इस समय ईरान के साथ खड़े हैं।
सही गलत किनारे पहले पावर बैलेंसिंग हो जाए, और इसी बात की थोड़ी थोड़ी धमकी जा रही। लेकिन अगेन आप इस चीज को जान लीजिए, ट्रम्प एंड पुतिन आर फार बेटर फ्रेंड्स देन पीपल लव टू एक्सेप्ट। तो ये चीज टर्न भी कर सकती है। जी, दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है, पुतिन को फोन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या बात हुई होगी? देखिए, एक तो यूक्रेन वॉर पे बात हुई होगी। जेलेंस्की से अमेरिका पल्ला झाड़ चुका है। जेलेंस्की के लिए सर्वाइवल मुश्किल है, और जेलेंस्की इस समय हंगेरियन पीएम को धमकी दे रहा है कि जो रशियन मनी तुम्हारे यहाँ पार्कड है वो मुझे दे दो, वरना यूक्रेनियन आर्मी तुमसे बात करेगी। तो जेलेंस्की को अधर में छोड़ दिया है, दैट इज वन थिंग। और सेकेंड इज ईरान। अपने बैकयार्ड में बहुत ज्यादा डीप स्टेट का दखल रशिया नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ा बहुत वो वहां पर प्रेशर डालेगा। फिर रशियन इकोनॉमी की बात है, तो आपने देखा अभी इंडिया को अलाउ कर दिया है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं एंड इट विल बी डीप। तो और सारी चीजों के बेस में एक वर्ड है, चीप रशियन ऑयल। तो आपने देखा होगा कि रशिया प्रीमियम लगा करके ऑयल देने के लिए तैयार है, एंड इस बात के ऊपर ट्रंप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो चीजें बैलेंस हो गई। इट्स बेसिकली अ ऑयल वॉर। नहीं, ये जो एक अभी आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया है, अलाउ किया है तेल के लिए, ये अमेरिका अलाउ करने वाला कौन होता है? और कब हम अमेरिका की परमिशन लेकर के अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करते रहे हैं? हम रसिया के साथ हमारा जो रिश्ता है और जो वहां से हम तेल खरीदते रहे हैं, हमने तो, इन्होंने कहा था दिसंबर तक भारत शून्य कर देगा, हमने जनवरी में भी खरीदा, फरवरी में जनवरी से भी ज्यादा खरीदा, अभी भी हम खरीद रहे हैं, आगे भी हम खरीदेंगे। पुतिन का भी बयान आ गया है कि हम अपने दोस्तों को तेल की कमी नहीं होने देंगे। तो वो एक कहावत है ना कि भाई तू कौन कि मैं खामे खां। तो ये बेसेंट या कोई अमेरिका का कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री कौन होता है भारत को परमिट करने वाला कि साहब हम भारत को छूट दे रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं इतने महीने की, या वो तेल खरीद ले? हु आर यू? देखिए, चौधरी बनने का शौक अमेरिका को बहुत पुराना है, ठीक है। तो अब इस एरिया में उन्होंने अपने यूएसएस पार्क कर रखे हैं, और इस कारण जो है, अगर आप अभी ईरान के कुछ टैंकर से इन्होंने बॉम्ब कर दिए हैं, तो अगर आपको आना है तो वो वेसल सुरक्षित आ जाए, इसके लिए उन्होंने कहा है कि आई परमिट, और ईरान भी इस चीज की परमिशन दे रहा है। बीच चलते युद्ध में दोनों पार्टीज इस बात के लिए राजी हैं कि जो भारत के लिए इंडिया बाउंड चीजें हैं वो आ जाए। सो इसके कारण अभी वो हम इस अलाउ वर्ड को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी भी समर सॉल्ट कर ली हो, हमने कभी भी रशियन ऑयल खरीदना नहीं छोड़ा, ठीक है। और चीप रशियन ऑयल वाज अ पेन इन अमेरिकन नेक शुरू से। तो अभी ये पेन खत्म नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज कि वो आप आगे बढ़ा ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम इन टैंकर्स को अटैक नहीं करेंगे जो इंडिया बाउंड है। तो ठीक है, हम भी एक वर्ड अलाउ एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो केवल जो इस समय समुद्र में रसियन तेल लेकर के टैंकर खड़े हुए हैं जो किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं, अगर उनके लिए शब्द यूज हुआ है उनका कि हम परमिशन दे रहे हैं भारत में ले जाने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो इस गलतफहमी में हैं कि अगले 1 महीने के लिए अप्रैल तक हम रूस से आपको तेल खरीदने की परमिशन दे रहे हैं, तो इसका जवाब तो मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने भी देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि हमारे पीआईबी के एक अधिकारी ने एक बयान जारी कर दिया कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड दैट वाज गुड इनफ, अपने आप में सफिशिएंट, हूसोएवर इट में कंसर्न। इसके साथ ये चीज आ गई है। हाँ, अभी जो टैंकर्स आ रहे हैं उनको आपने हट गए, आपने उसको बॉम्ब नहीं किया, आ जाने दिया, ठीक है। लेकिन रशिया और इंडिया, जब रशिया ने अपने सामने से ऑफर कर दिया, तो हम रशिया से तेल ले रहे हैं। वो हमारा और रशिया का 1 to 1 अलग बात है, ठीक है। आप उस
मिडल ऑफ द वॉर है, आप वहां पर बैठे हुए हैं, हमारी चीजें आ रही हैं, आप उनको टच नहीं करेंगे, यहाँ तक ठीक है। बाकी भारत का डिसीजन कभी भी, और आप देखिए ना कि जिस तरीके से ट्रम्प और मोदी का एक बीच की जो दोस्ती है, उसमें आप पूरा देखेंगे कि दोनों में काफी तारतम्य है, एंड दोनों इस तरीके का काम करें जिसमें इंडिया फर्स्ट है। ट्रम्प अपने देश में डीप स्टेट को जब भी चोट पहुंचाते हैं, वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे वहां पर खेल रहे हैं। तो अगर ये सोचा जाए कि हाँ ट्रम्प की हमको परमिशन लगेगी, नहीं, बहुत सारी चीजों में बल्कि अमेरिका उस तरीके के काम कर रहा है कि लोग देख करके अक्सर बस उनकी एनालिसिस इतनी होती है कि ट्रम्प तो पागल है, बट द थिंग इज कि वो डीप रूटेड डीप स्टेट को अमेरिका से खत्म कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रो इंडिया आ रहा है, क्योंकि वैक्यूम रहता नहीं है जहां से वो लोग हटते हैं, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये एक जो दोनों मिलकर के हॉकी खेल रहे हैं, और हमेशा डीप स्टेट इज टेकिंग अ गोल, दैट इज अ ब्यूटिफुल, ये कह लीजिए कि सिंक आप देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प के तरफ से आपको इस चीज के लिए नहीं कि वो हमें परमिट करेंगे वगैरह, इसकी हमको कोई शक या नहीं है। लेकिन हाँ, एक मिलिट्री लैंग्वेज होती है कि ठीक है यहाँ से निकल रहा है, अभी भी ललाओ, वी आर सेइंग ठीक है। बाकी परचेजिंग तो वो कभी भी नहीं रोक पाए, जब उन्होंने इतना टैरिफ लगा लिया तो नहीं रोक पाए, अभी तो सवाल ही नहीं। बिल्कुल। और ये जो ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज में जलडमरू मध्य मार्ग को इन्होंने ब्लॉक किया ईरान ने, तो हम 20 गुना ज्यादा ताकत से उस पर अटैक करेंगे। क्या ट्रम्प को समझ में आ रहा है कि ये जो इस समय वहां पर चल रहा है, इसका सारा ठीकरा इनके सिर पर फूटने वाला है, अमेरिका के ऊपर गुस्सा निकलने वाला है, जिनके यहाँ भी तेल संकट होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तो बयान आपने सुन लिया होगा, कल रात वो लाइव आए और उन्होंने क्या क्या पाबंदियां आयद कर दी हैं। 50% सरकारी गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी, स्कूलों की बसें खड़ी हो जाएंगी, अगले 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए, सब कुछ तो बंद कर दिया उन्होंने, 10 घोषणाएं कर दी। तो ये धीरे धीरे संकट जो है बाकी देशों पर भी आएगा, और इसका खतरा है, अमेरिका को डर है कि इसकी सारी बदनामी उनको मिलने वाली है। पिछले साल से डोनाल्ड ट्रम्प प्लान रूप से करे, जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था तो किसी ने तारीफ तो नहीं की थी। तो सारी दुनिया को संकट में डाल करके सारी दुनिया को भारत की तरफ ठेलने का काम ट्रम्प पिछले साल अपने कोरोनेशन से कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, अगर मतलब 4 गालियां ट्रम्प को और पड़ गई तेल के बहाने, तो ट्रम्प की खाल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सेकेंडली, जो शहबाज शरीफ का अनाउंसमेंट है, वाकई मैं तो ठहाके लगा के हंस रही थी कि लोग एक सांस में भारत और पाकिस्तान के लिए कहते थे। आज भी काफी सारे टीवी चैनल्स इस चीज के लिए डिबेट करते हैं, दे ट्राई टू इक्वेट इंडिया एंड पाकिस्तान। सो देख लीजिए, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके यहाँ देश ठप होने पे आ गया है, एंड थैंक गॉड फॉर इट। अभी अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, बीएलए जब चाहता है इनको जो है ठोक बजा करके ठीक करके चला जाता है, कभी गिलगित से इनके ऊपर फायर आ जाता है, ऐसे में सारी चीजें स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगी। इनको बहुत ज्यादा मतलब मेडिवल एरा का था, तो अब ये गधों और खच्चर पे बैठ करके ही लड़ाई करेंगे, जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे। बट द थिंग इज कि ऑन अ सीरियस नोट, देखिए ईरान से इनके यहाँ ज्यादातर तेल स्मगल होके आता था, पाकिस्तान खरीदता नहीं था। और वो जो बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर की, उसके बाद चाहे ये लड़ाई होती ईरान और इसराइल की या नहीं होती, इनके यहाँ तेल का संकट आने वाला था, और इनको तेल वगैरह देने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। कारण सब चीजों का एक गलत प्रयोग करने के लिए पाकिस्तान फेमस है। तो अ, बहुत अच्छी बात है कि इनके यहाँ भोजन का संकट भी आएगा, तेल का संकट भी आएगा। अब ये हो जाएगा कि बाकी सब पैदल चले या किसी भी तरह की सवारी से चले। जब पिछली बार हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब भी तो यही था, इस्लामाबाद में तेल बाकी मतलब प्राइवेटली मिलना बंद हो गया था, इट वॉज केप्ट रिजर्व फॉर आर्मी। तो बात सिर्फ ये है कि आज तो ऑफिशियली ये लड़ाई शुरू हुई है, पर पिछली बार जब लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, तब भी छोटी छोटी सी बात पे अब पाकिस्तान में तेल वगैरह के संकट आने लगे हैं। खाने का संकट होता है, कभी दवाइयों का संकट होता है। तो पाकिस्तान एक स्टेट या कंट्री नहीं है, और उनको पड़ी भी नहीं है कि वो अपनी जनता के लिए कुछ मैनेज करें।
उनको एक ही चीज है कि वो भारत को दो नुकसान पहुंचा दें, दो बम इधर किसी तरीके से फोड़ ले, और बम ना फोड़ पाए तो कम से कम चार गालियां निकाल लें टीवी पे बैठ करके। और इसी के लिए पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। और अब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रहा है, क्राइसिस हो रही है, वी कैन ओनली एंजॉय। एक बयान आया है, यूएई के पूर्व राजदूत हैं हसन मिर्जा। इनका बड़ा भारी विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को, इजराइल को एक एक फोन कर दें मोदी जी, तो ये युद्ध रुक जाएगा। भाई, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी। जब मोदी जी जाके इजराइल की संसद से कैंसर से बोले हैं, लड़ाई तो तब शुरू हुई है। तो मोदी जी में ये तो यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी कहा जाता, तो मोदी चाहे तो बंद करा दे। और ये यहाँ के लिए भी सच है, मोदी चाहे तो बंद करा दे। पर आपने यहाँ पे मोदी जी को किस उस पे रखा है? आपने देखिए, इसराइल के पास 7 अक्टूबर की घटना एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके विरोध में मोदी नहीं बोल सकते। भारत एक आतंकवाद से पीड़ित देश है। और जब इसराइल अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमले का, जिसमें छोटे बच्चों को माइक्रोवेव किया उनके पेरेंट्स के सामने, ऐसी आप घटना करके आएंगे, फिर आप सोचे कि आपका साथ दे करके मोदी लड़ाई रुकवा देंगे। तो मोदी जी कुछ चीजों में, फिर हम पाकिस्तान को किस बिना पर कॉर्नर करेंगे, किस बिना पे टारगेट करेंगे? तो हमारे सामने ये एक ये कह लीजिए कि हमारा सत्य उनके सत्य से बिल्कुल एकदम आइडेंटिकली मैच खा रहा है। अगर आज हम उनको मना करेंगे तो कल हम अपने साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, झूठे बन जाएंगे। तो इसके कारण अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, टू वेट एंड वॉच एंड सी। ईरान को सुरक्षित करना भारत के हित में है। वो भारत का रूस से निकलता हुआ कॉरिडोर है, फिर एशिया की बड़ी कंट्री है, एक पावर बैलेंस है, सारी चीजें सच है। लेकिन एक जो हमास है, ईरान का प्रॉक्सी, और उसने इसराइल के ऊपर ऐसा गंदा अटैक किया है, इसके कारण हम कुछ ना बोलने पर मजबूर हैं। जी। एक चीन का नास्त्रे दमस है, जियांग शुए छिन। 2024 में इसने एक लेक्चर दिया था और उसमें कुछ भविष्यवाणियां की थी। ट्रंप की वापसी की भी भविष्यवाणी थी, ईरान के साथ टकराव की भी भविष्यवाणी की थी। अब ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका हारेगा। अब वो कह रहे हैं तो उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से है, लेकिन आ, वैसे भी आप देखिए, अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला था, जीत के तो नहीं निकला था। ठीक है, तो उनकी तो ऐसे एग्जिट करने की आदत है। सो अगर हारेगा भी अमेरिका तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय जो गोल था अमेरिका का, वो अचीव करके निकला था। बाद में उनके अपने पॉलिटिकल इस तरीके के ये कह लीजिए डिसीजंस थे। अभी फिर जो है वो बगराम बेस के लिए कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान उसको मना कर रहा है। यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। अगर अमेरिका इस समय अ, ईरान से निकलता है तो अपने ऑयल इंटरेस्ट सिक्योर करके ही निकलेगा, और दूसरी चीज, इनकी जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इनको डिस्ट्रॉय करके निकलेगा। और इस एग्जिट पॉलिसी को आप जीत कह लीजिए या हार कह लीजिए, क्योंकि अमेरिका किसी भी कंट्री को रूल करने नहीं जाता। टिल डेट आपने जहां भी देखा, चाहे इराक देखा, अभी ईरान देख रहे हैं, पहले अफगानिस्तान देख रहे हैं, वो किसी कंट्री को रूल करने नहीं जा रहा, उसको अडॉप्ट करने नहीं जा रहा, इस चीज की जिम्मेदारी लेने नहीं जा रहा। वो अपने हित सुरक्षित करने जा रहा है, और वो अपने हित सुरक्षित करके निकल आता है। लोग कहते हैं हमने अमेरिका को भड़का दिया, जैसे सूडान से भी वो कहते हैं अमेरिका भाग गया। लेकिन जो अमेरिका जितने लोग भी छोड़ गया, वो ऑयल एक्सपोर्ट सूडान से, ऑयल कह रहे हैं, सॉरी, सोने का एक्सपोर्ट सूडान से अमेरिका की तरफ, वो इंश्योर किए हुए हैं। अमेरिका को वहां सोना चाहिए, राज नहीं चाहिए। वो जो भी प्रॉक्सी लगाएगा वो अमेरिका को सोना सप्लाई करते रहेंगे। वैसे ही ईरान से जब भी अमेरिका निकलेगा, आप उसे कहिए जीत के निकला या हार के निकला। एक, वो अपने ऑयल इंटरेस्ट सिक्योर करेगा, दूसरा वो इनके जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डिस्ट्रॉय करके निकलेगा।
ईरान की सत्ता पे काबिज होना ना डोनाल्ड ट्रंप का ना डीप स्टेट का किसी का भी इरादा नहीं है। चूंकि ईरानियंस को उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो ईरानियन कह सकते हैं कि ये उनकी जीत है। सही बात है। और ये जरा समझाइए, ये जो ईरान का एक युद्धपोत यहाँ पर हिंद महासागर में उड़ा दिया अमेरिका ने, सबमरीन ने तारपीड़ों के जरिए, इसको लेकर के भारत को घेरने की कोशिश क्यों कर रहा है हमारे यहाँ का विपक्ष? कोई और दूसरा काम नहीं बचा है भाई। जो भी वो देना करके था, हारिस देना, उसने हमसे मांगा ही नहीं मदद ना। दूसरा एक ईरान का शिप है जिसको हमने उसके 83 क्रू के साथ शरण दे दी है। वो उसने शरण मांगी, हमने शरण दी नहीं। आप इंटरनेशनल वाटर में हैं, आप हमको बोल नहीं रहे, हम क्यों पहुंच जाए वहां पर आपको सुरक्षा देने के लिए? वही बात हो गई ना, तू कौन मैं खाम का। तो आप हमसे मदद तो मांगे तो हम मदद करेंगे। उन्होंने बाद में कोलंबो को कहा, फिर हमारा भी एक आईएनएस वहां पर पहुंचा है ताकि अभी जो घटना हो गई देना के साथ वो किसी और के साथ ना हो। ठीक है, लेकिन जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी पुलिस कहाँ कैसे जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमसे मदद मांगी होती है, वो 7-8 घंटे तक श्रीलंका से मदद मांगते रहे, उन्होंने एक बार भी भारत की तरफ गुहार नहीं की। तो जब आप मदद मांगेंगे तभी मदद मिलेगी। दूसरे शिप ने मांग ली, उसको मिल गई। अब विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है, वो चालू है। ठीक है भाई, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा माइक, तुम्हारे पिट्ठू पत्रकार, चालू रहो। सही है। तो आखिर में यही पूछूंगा, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है युद्ध? अंत कब होगा? वैसे तो आपने इसका जवाब दे दिया है कि जब तक वहां न्यूक्लियर इनकी पावर खत्म नहीं कर देगा अमेरिका, तब तक शायद ये जारी रहेगा। लेकिन ये कब तक होगा? और बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और भी आया था कि हम जमीन पर अपनी सेना उतारने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गलती तो वो नहीं करेंगे। डील कर ली ना, ईरान ने भी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से एनिमी के ये लोग जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ये काम लोग कर रहे हैं। तो अपनी सेना भेजने के लिए अमेरिका को कोई जरूरत नहीं, जब उनको एक प्रॉक्सी वेपन मिल चुका है और उसको वो यूज कर रहे हैं। कब तक चलेगा? तो वीक्स तो पहले ही इन्होंने कह दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि कुछ हफ्ते तो ये चलेगा। और इन हफ्तों में जो ऑयल प्राइस है, ऑयल रूट है और ऑयल की सप्लाई, ऑयल के जितने एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे हो जाएंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे। तो जो भी है, इट इज, मैं ये कहूंगी कि एक्सप्लोसिव वॉर बाय ऑयल माफिया ऑन पीपल, जिसमें अब पीपल किस तरह की डील साइन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज, ये डिपेंड करेगा। बट अगेन ये कह लीजिए कि तेल का जो अभी तक का साम्राज्य था क्रूड ऑयल का, इस युद्ध के अंत तक वो बदल जाएगा। और अगर ये लंबा खिंचा तो भारत पर भी किसी न किसी रूप में प्रभाव हम देखेंगे। भारत के लिए आप देखिए, मोदी जी हर चीज के लिए पहले से तैयार थे। उनको पता था कि इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये प्रेशर आएगा। वो एरिथ्रिया होकर के आए थे, इसीलिए कि रेड सी में प्रेशर आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएगा, तो हम एरिथ्रिया के थ्रू निकाल देंगे। तो वो पहले से सारी चीजें प्लान कर चुके। और ऐसे ही नहीं भाई, उन्हीं के वक्तव्य के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। मोदी दृष्टा है, वो 2047 तक प्लान करके चलते हैं। तो इमीडिएट आपको उनको मालूम था। अब ये बात अलग है कि विपक्ष का एक ही काम है हमारे कि अफवाह फैलाना और लोगों को गुमराह करना। 25 दिन का तेल बचा, अरे 25 दिन का तो तेल बचा है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? फालतू में 45 जो दिन है। का है, जो नई सूचना है, 45 दिन का रिजर्व हमारे पास है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मोदी जी पार्लियामेंट के अपने दफ्तर में हरदीप पुरी, एस जयशंकर और संबंधित जो पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। एक लोगों को चीज बता दें, वेनेजुएला से ऑयल एक्सपोर्ट आपके लिए आ रहा है और पूरा पैसिफिक ओशन सेफ है।
तो अगर आप ये सोचिए कि रेड सी की तरफ से नहीं आएगा तो पैसिफिक ओशन की तरफ से आ जाएगा, और मलक्का, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसके ऊपर आपका राज्य है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तेल आपको चाहिए वो दूसरी तरफ से, रशिया से अगर वाया ईरान नहीं आया तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो कॉरिडोर है वहां से आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। एंड हम एक लैंड रूट एशिया में वो किर्गिस्तान वगैरह के थ्रू जो डायरेक्ट रशिया टू इंडिया लैंड रूट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी उधर से तेल आने लगेगा, तो आप, हमें तेल की दिक्कत नहीं होगी। ये लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले। और भारत केवल मिडिल ईस्ट से तेल नहीं ले रहा है, अफ्रीका के कुछ देशों से ले रहा है, और लैटिन अमेरिका से ले रहा है, रशिया से ले रहा है। वी विल मैनेज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए स्पेक्युलेट करना और परेशान होना, रसोई गैस इसलिए क्योंकि वो हम कतर पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए रसोई गैस पे आप एक असर देखते हैं। अगेन तेल पर नहीं देखेंगे, कमोडिटी डिफरेंट है, सप्लायर डिफरेंट है, और एक जगह प्रेशर आप महसूस करेंगे क्योंकि वो वन पार्टी था, दूसरी तरफ आप नहीं महसूस करेंगे क्योंकि वो वन पार्टी नहीं है। मोदी नोज हाउ टू सी फ्यूचर एंड मैनेज इट। जी। लेकिन कितनी गलत बात है, भारत में तो कुछ नहीं रुक रहा है, कुछ नहीं थम रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे पड़ोसी देश जिसके फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस में लंच उड़ा रहे थे बैठ करके ट्रंप के साथ, वहां पर सब कुछ बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। छी, कितनी गंदी बात है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया है। जो एक समय ट्रंप को इम्प्रेस करने के लिए लिटरली दे डिड अ कैबरे इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो ठीक है, पाकिस्तान बेचारा है, थोड़ी देर में हम कह सकेंगे पाकिस्तान हमारा है। आप इस चीज को देखिएगा, जिस तरह की क्राइसिस आ रही है। बहुत साल पहले पाकिस्तान में ये आवाज उठती रही है कि अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो कहीं ना कहीं जनता तैयार। तो सत्ता परिवर्तन वहां पर इस तरीके का होगा, ना तो वहां पे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, ना जो उनकी आर्मी है, जो फर्स्ट रूलर्स ऑफ पाकिस्तान है, किसी को जनता की नहीं पड़ी है। और सारे आर्मी के लोगों ने पहले ही अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बना रखी हैं कि अगर उन्हें भागना पड़े तो वो भाग सकें। तो मेरे ख्याल से मोदी जी उनको भागने का जल्दी मौका दे दें ताकि त्राहिमाम करती वहां की जनता को कुछ आराम मिल जाए। लेट्स सी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।